हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अपवाह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेंच। तो हम लोग इस चैप्टर के जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए इस चैप्टर में, लघुत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, दीर्घोत्तरीय, तो सारे प्रश्नों का आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और पूरे वीडियो को समझने के बाद आप खुद से भी आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ऐसा आज हमको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बढ़ते क्वेश्चन की तरफ और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें कहता है कि बुल्लर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन क में राजस्थान, ऑप्शन ख में दिया गया पंजाब, ऑप्शन ग में दिया उत्तर प्रदेश और ऑप्शन घ में दिया जम्मू कश्मीर। तो बुल्लर झील कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन घ बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से है। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन क में सतपुड़ा, ऑप्शन ख में अमरकंटक, ऑप्शन ग में ब्रह्मगिरी और ऑप्शन घ में दिया गया पश्चिमी घाट के ढाल। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपका अमरकंटक है, तो ऑप्शन ख बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। ध्यान रखेंगे, ये लवणीय जल वाली झील पूछा है। ऑप्शन में दिया गया है क में सांभर, ऑप्शन ख में दिया गया बुल्लर, ऑप्शन घ में दिया गया डल और ऑप्शन घ में दिया गोविंद सागर। तो लवणीय जल वाली जो झील है वो आपका सांभर है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये जो सांभर झील है वो कौन से राज्य में स्थित है। कमेंट सेक्शन में आप इस चीज को जरूर बताइएगा कि जो सांभर झील है वो कौन से राज्य में स्थित है। चलते आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन क में नर्मदा, ऑप्शन ख में दिया गोदावरी, ऑप्शन ग में दिया कृष्णा और ऑप्शन घ में दिया महानदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो आपका गोदावरी है, तो ऑप्शन ख बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। आज के अगले क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव में है, जो 5 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन क में महानदी, ऑप्शन ख में दिया कृष्णा, ऑप्शन घ में दिया तुंगभद्रा और ऑप्शन घ में दिया तापी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका घ ऑप्शन होगा, यानी तापी जो नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। एक और भ्रंश घाटी से होकर नदी बहती है, तो आप लोग उसका नाम बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वो एक और कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आगे का क्वेश्चन, आगे का जो क्वेश्चन है वो आपका लघुत्तरीय है, जिसको संक्षेप में उत्तर देना है। तो चलिए इस प्रश्न का भी हम लोग देखते हैं उत्तर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जल विभाजक का क्या कार्य है, एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि जल विभाजक वह भूभाग है जो दो नदियों के प्रवाह को परस्पर विभाजित करता है या बांटता है। और इसका एक उदाहरण में आप देख सकते हैं, सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि द्वारा जल विभाजक का एक उदाहरण है। तो ध्यान रखेंगे, सिंधु एवं गंगा नदी के द्वारा जो गंगा नदी के मध्य द्वारा नहीं, गंगा नदी के मध्य यानी बीच में अरावली जो है उच्च भूमि, ये विभाजक का काम करती है। अब थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से समझ लें कि जल विभाजक क्या होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये दो आपका नदी है या ये दो आपका धारा है, ठीक है, और इसके बीच में एक कोई पहाड़ है या ये कोई पर्वत है या कोई भी ये भूमि है। तो जब ये दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं जल विभाजक। तो आप समझ पाए होंगे कि जल विभाजक क्या है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका हो जाएगा गंगा द्रोणी। भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि विश्व की सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए कि विश्व के सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि सिंधु एवं गंगा नदियां कहां से निकलती हैं। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कि जो सिंधु नदी है वो तिब्बत के समीप मानसरोवर झील से निकलती है, जबकि जो गंगा नदी है वो गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ये हिमालय से गंगोत्री की जो गंगोत्री हिमानी है वहां से गंगा नदी निकलती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब पढ़ते आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखे। ये कहां कहां पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि गंगा की दो मुख्य धाराएं हैं, एक तो भागीरथी है और सेकंड आपका अलकनंदा है।
ये जो दोनों नदियां हैं वो उत्तराखंड में स्थित देवप्रयाग में आकर मिल जाती हैं और वहीं से गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ध्यान रखेंगे, कहाँ? देवप्रयाग में मिलती हैं। और ये देवप्रयाग कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और वो कौन सी दो नदियां हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा है कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद या सिल्ट क्यों है? आप लोग कमेंट सेक्शन में एक चीज बताएंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि तिब्बत जो है वो एक शीत और शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत क्या है? शुष्क और शीत वाला क्षेत्र है, इसलिए यहाँ इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। आपसे पूछा था कि क्यों होती है, तो क्यों होने के पीछे का रीजन ये है कि तिब्बत जो है वो शुष्क एवं शीत वाला क्षेत्र है और इसी वजह से यहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है। इस कंडीशन में यहाँ पे सिल्ट की जो मात्रा होगी वो कम होगी, तो ध्यान रखना है आपको। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा है कि कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती हैं? ध्यान रखना है, कौन सी से होकर के? तो गर्त से होकर बहती हैं। समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती हैं? देखिए उत्तर में लिखा है कि नर्मदा एवं तापी नदियां गर्त से होकर के बहती हैं। ये नदियां अनेक जगहों पर जलप्रपात का भी निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों द्वारा डेल्टा या अरब सागर में गिरने वाली नदियों के द्वारा ज्वारनद, जिसको एस्चुरी भी कहा जाता है, का निर्माण करती हैं। तो आपने देखा कि ये नदियां समुद्र से गिरने से पहले क्या क्या चीज बनाती हैं? तो ये जलप्रपात का भी निर्माण करती हैं, ज्वारनद भी बनाती हैं जिसको एस्चुरी भी कहा जाता है, और साथ में डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। तो ध्यान रखना आप लोग इस चीज को। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहता है कि नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। आर्थिक महत्व कहने का मतलब कि नदियों और झीलों से हम लोगों को क्या फायदा होता है और हम लोग इसका क्या महत्व इसका समझते हैं, या हम लोगों को इसके लिए क्या महत्व है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर पे। उत्तर में हमने लिखा है कि नदियों तथा झीलों लिखा गया, आप लोग इसको झीलों कर लेंगे। नदियों तथा झीलों के आर्थिक महत्व निम्नलिखित हैं। फर्स्ट में कृषि में सिंचाई की व्यवस्था। नदियों और झीलों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? सिंचाई की व्यवस्था को उन्नत करते हैं, अच्छे करते हैं। ठीक है, साथ में ये जो नदियां और झीलें पर्यटन को भी बढ़ावा देती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बहुत से ऐसे जगह पे झील और नदियां जिसको देखने लोग जाया करते हैं। ठीक है, तो ये पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। फिर उसके बाद कहता है कि ये उद्योग एवं कारखानों के लिए जल की व्यवस्था करती हैं और साथ ही ये जल विद्युत बनाने में भी सहायक होती हैं। तो इन सभी स्थितियों से ऐसा लगता है कि ये जो नदियां और झील हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आर्थिक रूप से। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपसे कहा है कि जो नीचे दिया गया है उसको भारत के कुछ झील हैं और उन भारत के झीलों में आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा मानव निर्मित है। आपको दो तरीके से इसको बांटना है। तो चलिए हम एक में यहाँ पे लिख देते हैं प्राकृतिक और सेकंड में लिख देते हैं मानव निर्मित। ठीक है, आप लोग इसको दो तरीके से डिवाइड कर लेंगे अपने कॉपी में, एक तरफ मानव निर्मित और एक तरफ प्राकृतिक। अब यहाँ प्राकृतिक में कौन कौन सी झील आ जाएंगी? तो प्राकृतिक में आपका आ जाएंगी बुलर झील। ठीक है, फिर उसके बाद डल झील आ जाएगा, फिर आपका नैनीताल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? देख लीजिए, बुलर, फिर उसके बाद नैनीताल, फिर उसके बाद डल। ठीक है, फिर उसके बाद आपका भीमताल आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? भीमताल। फिर उसके बाद आ जाएगा लोकतक झील, लोकतक झील, लोकतक झील। ठीक है, फिर उसके बाद में जो आपका आएगा वो इसमें से आ जाएगा बारापानी, बारापानी। फिर उसके बाद आ जाएगा चिल्का झील, यहाँ पे लिख लेंगे चिल्का। फिर उसके बाद आ जाएगा सांभर झील, सांभर झील। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा पुलिकट झील, पुलिकट झील। और इसके अलावा जो भी चीज आपका बचा ये है आपका पुलिकट झील।
इसके अलावा जो भी चीज बचा, जैसे गोविंद सागर झील की बात करें तो ये क्या है, मानव निर्मित है। निजाम सागर की बात करें तो ये भी वही है, मानव निर्मित। नागार्जुन सागर की बात करें तो वही है। फिर उसके बाद राणा प्रताप सागर की बात करें या हीराकुंड की बात करें तो ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं ये आपका मानव निर्मित है। तो ये आपको मानव निर्मित में लिख लेना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया होगा, आप इसको कर लिए होंगे। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं, जिनमें एक तरफ हमने हिमालयी नदियां किए हैं और एक तरफ आपका प्रायद्वीपीय नदियां किए हैं। ठीक है, तो हिमालय की जो अधिकांश नदियां हैं वो 12मासी होती है, यानी 12 मास ये पानी इसके अंदर से या इसके साथ साथ बहती रहती हैं, ये अस्थायी भी है। जबकि प्रायद्वीपीय की बात करें तो ये नदियां हमेशा मौसमी होती है। मौसमी कहने का मतलब बरसात के टाइम में इसमें पानी आता है और ऐसे नहीं आता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने लिखा है कि ये जो नदियां हैं यानी हिमालय वाली जो नदियां हैं, इनके प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काटकर गौर्ज का निर्माण करती हैं। जबकि ये जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये जल प्रपात का निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, ज्वार नद जिसको एस्चुअरी भी कहा जाता है, तो ज्वार नद मुख का ये निर्माण करती है। ठीक है, साथ में हिमालय की जो नदियां हैं इनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, जबकि हिमालयी नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी की जो लंबाई है वो कम तथा छिछली होती है। ध्यान रखेंगे, कम तथा क्या होती है, छिछली होती है। तो इस तरीके से हमने दोनों में डिफरेंस कर दिया, अंतर कर दिया। आप लोग अपने मन से भी और कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने यहाँ पे 3 इसलिए लिया कि 3 बहुत हद तक अच्छा होता है, 3 बहुत हद तक ये मतलब 3 दोनों में डिफरेंस को समझा देता है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा है कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। तो देखिए इसमें भी हमने डिफरेंस किया है, एक तरफ प्रायद्वीपीय की पूर्व में बहने वाली नदियां लिया है और एक तरफ पश्चिम में बहने वाली नदियां लिया है। तो जो पूर्व में बहने वाली नदियां हैं ये बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, जबकि ये अरब सागर में समाप्त होता है। समुद्र में प्रवेश करते समय जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं वो मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये जो पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं ये ज्वारनद मुख, जिसको अस्चुरी भी कहा जाता है, का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये नदियां कम घाटियों से होकर बहती हैं। जो पूरब की ओर बहने वाली नदियां हैं ये घाटियों से होकर कम पर बहती हैं, लेकिन अगर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करें तो ये भ्रंश घाटियों से होकर के बहती हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों में डिफरेंस किया, आप लोग भी इसको कर सकते हैं। अब बढ़ते आगे का क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें कहता है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण है, क्यों? तो देखिए हमने उत्तर में लिखा है कि नदियां जो है वो अपने साथ लाए गए अवसाद का निक्षेपण मैदान एवं घाटी में करती हैं। जो निक्षेपण है वो मैदान एवं घाटी में इसका विस्तार करती हैं, जिसमें उपजाऊ मिट्टी होता है और उसके साथ साथ उसमें जीवाश्म ईंधन भी पाए जाते हैं। ये जो जीवाश्म ईंधन होते हैं इनमें या तो खनिज मिलता है, खनिज तेल मिलता है। साथ ही आप एग्जाम्पल के रूप में दामोदर घाटी को देख सकते हैं। जो दामोदर घाटी क्षेत्र है वो कोयला निक्षेप के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। इसके अलावा ये जो नदी है वो नदी घाटी क्षेत्र से महत्वपूर्ण और गैर धात्विक खनिज जैसे कि लोहा, उसके बाद सोना, क्वार्ट्ज इत्यादि का भी ये निर्माण करती है, अपने साथ बहा करके लाती है। इसके अतिरिक्त नदियों के आसपास की जो जलवायु है वो संशोधित हो जाती है, जो मानव बसाव के लिए प्रेरित करता है। तो उपरोक्त सभी पहलू मानव जीवन पर नदियों के सकारात्मक स्थिति को दर्शाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए नदियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आप लोग यदि और भी कोई चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट के सेक्शन से कह सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।